स्टडी विथ इंस्पायर्ड लेगेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और उसके फुल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि 35 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अगले पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने टेस्ट 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। उन सभी के वीडियोज़ आप लोग जाकर जो है चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और इनसे संबंधित जो भी PDF हैं, यानी एक्सप्लेनेशन की PDF और प्लस क्वेश्चन पेपर, इन सभी के PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग जाकर के वहाँ टेलीग्राम चैनल से सारे के सारे जितने भी PDF हैं उनको देखिएगा और उनको रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जल विद्युत परियोजनाएं और उनसे संबंधित नदियों का नाम दिया गया है और बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो पहली दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ये जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर स्थित दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है। ठीक है भाई, पहला तो सही है। मेट्टूर डैम, यह जो है जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। ये नीलगिरी में कावेरी नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। रामपद सागर, यहाँ पर कृष्णा लिखा गया है, ये कृष्णा ना होकर के ये अगर गोदावरी होता तो ये बात सही होती। तो ये गोदावरी नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना है, इसलिए ये बात तो गलत हो जाती है। और नीमी बाजगो, ये लद्दाख में स्थित है और ये झेलम नदी पर न स्थित होकर के ये कहाँ पर स्थित है, ये सिंधु नदी पर स्थित है। ये स्थित है सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना है जो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख। तो लद्दाख भी क्या है, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये चौथा भी गलत है, केवल 2 ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नहीं ये तो बिल्कुल बात गलत है। 52nd, ये भी नहीं। 91st ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का था। इसी के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और यही बात जो है राज्यों के संबंध में अगर देखा जाए तो राज्यों के संबंध में ये बात कही गई थी कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और संख्या में 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 से अधिक नहीं, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए और 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 2 बातें यहाँ पर याद रखने के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है कि इनमें से कौन से देशों का समूह एड्रियाटिक सी से घिरा हुआ है। ठीक है, मैपिंग से संबंधित क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के संबंध में बताया था कि मैपिंग से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए आप लोग कम से कम 30 से 45 मिनट्स जो है मेजर जो लोकेशंस है उनको ध्यान दीजिए। अगर आप जो मेजर लोकेशंस है उन पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस अपने बेहतर करोगे तो आने वाले जितने भी ये मैप से संबंधित क्वेश्चन आप उनको आसानी से सॉल्व करवाओगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एड्रियाटिक सी के संबंध में पूछा गया है कि एड्रियाटिक सी से घिरे हुए कौन से देशों का समूह इसमें सही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन सी इसका सही है। इटली, क्रोएशिया और अल्बानिया, ये 3 ही देश हैं जो एड्रियाटिक सी से घिरे हुए हैं। यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बुकर प्राइज के संबंध में पूछा गया सवाल है और यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यह केवल अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है। ये बात बुकर प्राइज के संबंध में बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा है, यह पहली बार 2001 में PH न्यूबी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर के लिए दिया गया था। यहाँ पर सारी बातें सही हैं, बस यहाँ पर 2001 ना होकर के ये 1969 में पहली बार बुकर प्राइज जो है PH न्यूबी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर्स के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें जो है इसी में आपको 3 आंसर्स मिल जाते हैं। 3 प्रश्न आपको इसके संबंध में बुकर प्राइज के संबंध में बनाए जा सकते हैं कि पहली बार बुकर प्राइज कब दिया गया था, तो 1969,
और किसको दिया गया था? PH न्यूबी को दिया गया था। उनके कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था? तो समथिंग टू आंसर्स, ठीक है, समथिंग टू आंसर फॉर। तो ये दूसरी वाली बात तो बिल्कुल यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2001 लिखा हुआ था। और इस तीसरा लिखा गया, इस वर्ष का बुकर प्राइज श्रीलंकाई लेखक शिहान करुणातिलका को दिया गया है। यहाँ पर तीसरी बात सही है, तो पहला और तीसरा ही कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकर प्राइज़ के संबंध में अगर थोड़ी सी और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं, तो ये जो बुकर प्राइज़ है, इस प्राइज़ को प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा में जो लिखी गई उपन्यास होते हैं, उन्हें ब्रिटेन और आयरलैंड में पब्लिश और सर्वोत्कृष्ट रचना के करने वाले व्यक्ति को या लेखक को दिया जाता है। ठीक है, जिसका निर्धारण एक पैनल के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और पुरस्कृत कृति जो है वो रचना होती है वर्तमान संदर्भों को समेटने के साथ साथ जो है साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त रचनाओं की श्रेणी में भी शामिल होनी चाहिए। जिस रचना को दिया जाता है उसके संबंध में ये बातें सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दिए गए हैं और उनसे संबंधित देशों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, पहली बात तो जान लेते हैं कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है। जो यूनेस्को की इंटेंजिबल जिसको बोला जाता है, इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो इसके संबंध में अगर हम बातें जानें तो ये क्या है, ये जो है हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली जो परंपराएं होती हैं या जीवित अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं जो हमारे वंशजों द्वारा दी गई हैं, जैसे कि मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं हो गई, अनुष्ठान हो गया, उत्सव हो गया, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान, अभ्यास और पारंपरिक उत्पादन के लिए जो ज्ञान और कौशल और शिल्प का उपयोग किया जाता है, उन सभी जो है सांस्कृतिक विरासत को जो है यूनेस्को के द्वारा एक इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी के संबंध में सवाल पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि जो है अलखंजर किससे संबंधित है। ठीक है, अलखंजर जो है ये ओमान में, यहाँ पर कतर लिखा गया, ये बात गलत है। अलखंजर जो है ये राष्ट्रीय और धार्मिक आयोजनों और शादियों जैसे विशेष अवसरों के दौरान ओमान में, ये ओमान से संबंधित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, ओमान में जो है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पोशाक का एक हिस्सा है। ठीक है, इसलिए पहला वाला तो गलत हो जाता है। यहाँ पे दूसरा लिखा गया हरीसा जो है ये ट्यूनीसिया लिखा गया है इसके सामने, तो ट्यूनीसिया यहाँ पर न हो करके, हाँ ये ट्यूनीसिया, ठीक है, ट्यूनीसिया तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और हरीसा क्या है उसके बारे में जानते हैं। हरीसा जो है मिर्च के मिश्रण से बना एक मसाला है जो घरेलू प्रक्रियाओं और समाज की दैनिक पाक और खाद्य परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है, वो ओमान में संबंधित है। ठीक है, ये बात तो सही है। कलेला लिखा गया है। कलेला क्या है? कलेला पहले जानते हैं कि एक तरीके का नृत्य है। क्या है ये एक तरीके का नृत्य है। ठीक है, ये भारत से संबंधित ना होकर के जाम्बिया से है। ये किससे संबंधित है? जाम्बिया देश से संबंधित एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, तो ये भी बात गलत हो जाती है। कलेला क्या है? एक नृत्य है जो जाम्बिया में परफॉर्म किया जाता है, जिसको यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अलहदा आ किससे संबंधित है? अलहदा आ जो है सऊदी अरब, ओमान, यूएई के चरवाहों द्वारा अपने ऊँटों के साथ जो है संवाद करने के लिए इशारों या संगीत वाद्य यंत्रों के साथ जो है एक मौखिक संगीत का एक अभिव्यक्ति है। तो ये मिस्र न होकर के ये सऊदी अरब हो जाएगा, यूएई हो जाएगा और ओमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 देश हैं, तो ये चौथा भी गलत हो जाता है। तो केवल एक ही है जो सही युग में सही सुमेलित है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? उसमें ट्यूनीसिया हरीसा के संबंध में जो बात सही है, तो केवल एक ही युग में सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकाय का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद, हाँ भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये बात सही है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये भी सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ऐसा आप सभी लोगों को पता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद, इसी के संबंध में ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? ये भारतीय गुणवत्ता परिषद के संबंध में इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री जो है पहले CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और या
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इससे, और एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इन तीनों से जो है सलाह मशविरा करने के बाद ही इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो केवल 3 ही के संबंध में जो है भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कोयला का क्षेत्र दिया गया है और उनके अवस्थिति के संबंध में राज्यों का नाम लिखा गया है और आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है करनपुर। करनपुर झारखंड में एक कोयला क्षेत्र है, हाँ ये बात सही है। तालचेर छत्तीसगढ़ में न होकर के ये उड़ीसा का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। सोहागपुर ये भी मध्य प्रदेश का है, ये बात बिल्कुल सही है। कोट्टागुड्डम ये तमिलनाडु में न होकर के ये कहाँ पर स्थित है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर 2 बातें सही हैं और 2 बातें गलत हैं, तो 2 ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पर पहला कथन लिखा गया है कि दुनिया में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, ये है ब्राज़ील में, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, ब्राज़ील के बाद गैबॉन है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी जो है मैग्नीज के संबंध में बहुत बड़े भंडार रखते हैं, ठीक है। और दूसरा लिखा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज उड़ीसा से खनित किया जाता है। हाँ, ये बात भारत के संबंध में बिल्कुल सही है और उड़ीसा ही जो है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा लिखा गया कि रोडोक्रोसाइट मैग्नीज सल्फाइड से बना एक खनिज है। ये रोडोक्रोसाइट जो है मैग्नीज सल्फाइड ना होकर के ये मैग्नीज जो है कार्बोनेट अगर होता, कार्बोनेट के संबंध में ये बात सही हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नीज कार्बोनेट का से बना एक ये जो है प्रमुख खनिज है, तो इसलिए तीसरी वाली बात गलत हो जाती है। तो केवल दूसरी ही बात सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मैग्नीज सल्फाइड नहीं होगा यहाँ पे, मैग्नीज कार्बोनेट होता अगर रोडोक्रोसाइड के संबंध में, तो ये बात सही होती है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। और जी एक चीज़ और जान लीजिएगा कि जिम्बाब्वे के बाद भारत के पास विश्व में मैग्नीज का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, ये एक अपने आप में प्रमुख बात है, ठीक है। और मैग्नीज के 2 सबसे आम खनिज जो होते हैं पायरोलोसाइट और रोडोक्रोसाइट, उसमें से रोडोक्रोसाइट आपको यहाँ पर दिया गया है और एक होता है पायरोलोसाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है सौर ऊर्जा संचालित गाँवों के संबंध में बताइए कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। देखिए, पहले लिखा गया है इनमें प्रायः आवासीय सरकारी भवनों की छत पर सोलर सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, सौर ऊर्जा के संबंध में बात सही है। सौर ऊर्जा संचालित गाँवों के विकास के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ एकीकरण महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है। ये सब तो जनरल सी बातें हैं, इसलिए दोनों बातें सही हो जाती हैं। और तीसरा लिखा गया है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव हिमाचल प्रदेश में, नहीं, यहाँ पर यही बात गलत हो जाती है। ये हिमाचल प्रदेश ना होकर के यहाँ पर अगर ये होता गुजरात जो है सौर ऊर्जा संचालित पहला जो प्रदेश है वो है गुजरात। और गुजरात में कौन सी जगह है प्रमुख, वह है मोढेरा, जो मेहसाणा नामक ज़िला जो है मोढेरा जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, ठीक है। मोढेरा एक गांव है, मेहसाणा एक डिस्ट्रिक्ट है और गुजरात में ये सभी ये जो है ज़िले गुजरात राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दूसरा ही सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया कौन सा कथन स्लॉथ बियर के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। देखिए, पहला लिखा गया है कि ये केवल दक्षिण एशिया में ही पाए जाते हैं, ये बात तो सही है और हमें बताना है सही नहीं है। तो पहली बात तो सही है, ये हाइबरनेट नहीं करते, ये भी बात सही है। स्लॉथ बियर की लगभग 90% वैश्विक आबादी भारत में ही पाई जाती है, ये भी बात सही है। IUCN की रेड लिस्ट के तहत ये लुप्तप्राय श्रेणी से सूचीबद्ध है, ये लुप्तप्राय न होकर के ये सुभेद्य हैं, सुभेद्य यानी वल्नरेबल, ठीक है, ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये IUCN की सुभेद्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के
तहत अनुसूची 1 में और साइट्स के परिशिष्ट 1 में, ठीक है, यानी अपेंडिक्स 1 में। तो यहाँ पर दो बातें, यहाँ पर एक बात गलत है। गलत कौन सी है? यही है डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। ये भी बात सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन वाक्यांश का उपयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ये भी बात सही है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो ये वाक्यांश है, इसका उपयोग जो है संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। इसका जो है केवल एक तरीके से पारंपरिक तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही हो जाती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पर इंटरपोल नोटिस और उससे संबंधित व्यक्ति से जो है संबंधित कुछ नोटिस दिए गए। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। पहली बात तो जान लेते हैं कि इंटरपोल क्या है। इंटरपोल जो है यह एक इंटरनेशनल पुलिस है, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 194 सदस्य देशों के पुलिस बल के समन्वय में ये मदद करता है। इसको इंटरपोल बोला जाता है, ठीक है। और भारत के संबंध में अगर बात किया जाए तो एनसीबी का जो प्रमुख है, उसके संबंध में सीबीआई जो होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये जो है एनसीबी के संबंध में जो है इंटरपोल को जो संबंधित सूचनाएं होती हैं उनको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उन्हीं से संबंधित जो है कुछ नोटिस दी गई हैं और बताना है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। रेड नोटिस संदिग्ध व्यक्ति, हाँ ये बात सही है। येलो नोटिस, यहाँ पर ये कार्य प्रणाली से न होकर के ये होगा लापता लोग, ठीक है। और पर्पल नोटिस किससे संबंधित है? पर्पल नोटिस कार्य प्रणाली, ये इससे हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन नोटिस किससे संबंधित है? यहाँ पर लिखा गया अतिरिक्त जानकारी से, जबकि ग्रीन नोटिस जो है चेतावनी और जानकारी से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो ग्रीन नोटिस किससे होगा? चेतावनी और जानकारी से, ठीक, यानी ये गलत है। और ये जो ब्लैक नोटिस के सामने लिखा गया अज्ञात 100, तो ब्लैक नोटिस के संबंध में ये बात तो बिल्कुल सही है। और ब्लू नोटिस किससे संबंधित है? ये लापता लोगों से संबंधित है, ये अतिरिक्त जानकारी से संबंधित है ब्लू नोटिस, ठीक है। ये ब्लू नोटिस अतिरिक्त जानकारी से संबंधित है, तो ये भी बात गलत है। तो केवल दो ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। ये बात बिल्कुल सही है। उद्यम क्षेत्र चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप दोनों से संबंधित है। यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रसार भारती, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो है प्रसार भारती से संबंधित है। पहला लिखा गया कि यह एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया एक स्वायत्त निकाय है। नहीं, इसकी स्थापना जो है पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा 1997 में प्रसार भारती अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा लिखा गया है कि इसका उद्देश्य जनता को प्रशिक्षित और मनोरंजन प्रदान करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना है। हाँ, ये बात सही है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का प्रसारण केवल प्रसार भारती के जरिए ही किया जाए। ये भी बात सही है। तो केवल दूसरी और तीसरी बातें सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पर पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान दिए गए और बताना है कि इनमें से कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र में लागू होता है, हिमाचल प्रदेश में भी लागू होता है, उड़ीसा में भी लागू होता है, कर्नाटक में ये लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। पर थोड़ा और जानते हैं, जो पेशा एक्ट है, इसके संबंध में 9 राज्यों पर जो है ये अधिनियम जो होता है लागू होता है। उसमें से महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दे दिया है, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा भी दे दिया है यहाँ पे, और एक हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये टोटल 9 राज्य हैं जहाँ पर पेशा एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर लिखा है कि कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? एक्रिलेट्स ये भी है, फोटोग्राफिक फिल्म ये भी है, खाद्य रंग ये भी है, विस्फोटक ये भी है, पैराफिन मोम, ब्लैक कार्बन, ये सभी के सभी जो है पेट्रोलियम
प्रोडक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है। पहला लिखा गया है कि राज्य में हुए आम विधानसभा चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 6% प्राप्त किए होंगे। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो संबंधित राज्य में 2 सीटें भी प्राप्त करता हो तब होता है। ठीक है, इसलिए ये बात गलत है। दल राज्य से लोकसभा के लिए आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 4% प्राप्त करता है, नहीं, ये 6% होता है। 6% मत प्राप्त करता हो और साथ ही साथ जो है लोकसभा की कम से कम 1 सीट भी प्राप्त करता हो लोकसभा के संबंध में। ठीक है, इसलिए दूसरी बात भी गलत है। दल ने राज्य से लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उससे किसी भाग के लिए लोकसभा में 1 सीट जीती हुई। हाँ, ये बात सही है, तो केवल एक ही बात सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोशैवाल की श्रेणी में आता है, नहीं, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं माइक्रोशैवाल की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि ये माइक्रो एल्गी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और माइक्रोशैवाल जो होते हैं ये समुद्र में स्वतः ही उगते हैं, इनकी कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन जिनकी कृषि की जाती है उनको ये जो माइक्रो एल्गी होते हैं, ये शैवाल जो है इनकी कृषि की जाती है, उनको माइक्रो एल्गी कहते हैं। और इस श्रेणी के अंतर्गत जो है फाइटोप्लैंक्टन आता है, ना कि माइक्रोशैवाल। माइक्रोशैवाल जो होता है ये समुद्र में स्वतः ही उगते हैं, इनकी कृषि नहीं की जा सकती है, इसलिए ये बात तो गलत है। और एल्गी कल्चर के लिए माइक्रोशैवाल का सबसे उपयोग, माइक्रोशैवाल तो मैंने आपको बता दिया, माइक्रोशैवाल जो है समुद्र में उगता है, ये स्वतः ही उगता है, इसके लिए कृषि नहीं की जाती है, इसलिए दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्राय समाचारों में दिखने वाला संघर्ष प्रवण टिग्रे रीजन इनमें से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? तो यह है इथियोपिया में स्थित एक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर जो 70 से अधिक जाति समूह मौजूद है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर जो है लगभग कम से कम जो है अगर देखा जाए तो अम्हारा, सोमाली और ओरोमो ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। संसदीय सचिवों के संबंध में पूछा गया है, और पूछा गया है कि पहला लिखा गया संसदीय सचिवों द्वारा ली गई शपथ प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। हाँ, ये बात सही है, उनके नियंत्रण में कोई विभाग नहीं होता है, ये भी बात सही है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सोनादी, मगरा, पुगल इनमें से किस जानवर की नस्लें हैं? ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये भेड़ की नस्लें हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यहाँ पर मीथेन गैस के संबंध में पूछा गया है। पहला लिखा है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मानवजनित ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, ये बात सही है। मीथेन वातावरण में ऊष्मा को रोके रखने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 250 गुना से भी अधिक शक्तिशाली है। ये 250 गुना नहीं, ये केवल 25 गुना, ना कि 250 गुना, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। केवल एक ही बात सही है, तो 22 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टार, श्वास, सफल पद्मभूमि किससे संबंधित है? ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये ग्रीन क्रैकर से संबंधित है, यानी ग्रीन पटाखों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं इसका निर्माण जो है CSIR प्लस नीरी के द्वारा मिल करके ग्रीन क्रैकर्स का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। यहाँ पर न्यायाधिकरणों से संबंधित सवाल पूछा गया है। पहला लिखा गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी स्कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित है, और बताना कि कौन सी बात सही नहीं है। और ये बात जो है क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि कैट की स्थापना जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 2 आर्टिकल्स को जोड़ करके आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B जोड़ करके किया गया था। ठीक है, तो इसलिए यह बात तो गलत हो जाती है। और इसकी प्रक्रिया जो है, इसके संबंध में अगर देखा जाए तो ये 1908 की प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है।
ये उससे स्वतंत्र है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। 323A के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो आर्टिकल 323A से संबंधित जो भी न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं, जो भी ट्रिब्यूनल्स तैयार किए जाते हैं, वो संसद के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। और 323B जो है, इसकी स्थापना के अगर संबंध में अगर बात की जाए तो 323B में जो है सबसे प्रमुख बात यह है कि 323B में कुछ अन्य विषयों के संबंध में अभिकरणों की स्थापना की जाती है। ठीक है, 323 में केवल लोक सेवाओं से संबंधित जो विषय होते हैं उनके संबंध में जो अधिकरण का निर्माण किया जाता है वो 323A आर्टिकल के। अब लोक सेवा से संबंधित लोक सेवा से अलग जो भी दूसरे विषय आते हैं वो 323B के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और हमें बताना था कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ये वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के संबंध में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे लिखा गया है कि वृद्धि और विकास दोनों परिवर्तन की गतिशीलता से संबंधित है। हाँ, ये बात दोनों बात सही है। और लिखा गया है कि दूसरा कथन वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य सकारात्मक होती है। यहाँ पर यही बात गलत हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो गुणात्मक होती है, ठीक है, ना कि मात्रात्मक होती है। और जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक होता है, इसलिए ये बात तो गलत हो जाती है। सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की ओर ले जाती है, नहीं, ये बात गलत है। इसलिए क्योंकि विकास उस समय होता है, आपको समझाते हैं हम कि विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। फिर भी सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए अगर हम आपको समझाएं तो किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है, यानी ग्रोथ हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ साथ विकास नहीं जुड़ा। इसलिए सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की ओर ले जाती है, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, तो केवल एक ही बात सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। PM डिवाइन योजना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, उसके संबंध में ही सवाल ये पूछा गया है। लिखा कि PM डिवाइन योजना के संबंध में लिखा गया है कि केंद्र प्रायोजित योजना है, नहीं, या केंद्र प्रायोजित योजना ना होकर के ये केंद्र या एक केंद्रीय योजना है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की क्षेत्र, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र है, इसको हम CSS योजना, ये क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम। अगर स्पॉन्सर्ड को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों को CSS बोलते हैं, लेकिन एक में होता है सेक्टर्ड और एक में होता है स्पॉन्सर्ड, और ये स्पॉन्सर्ड स्कीम ना होकर के ये सेंटर सेक्टर्ड स्कीम है। और दूसरा लगा कि इस योजना की अवधि 4 वर्ष है। हाँ, ये बात सही है, 2022 से लेकर के 2026 तक। ठीक है, और इसका एक लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण करना, विकास करना, बुनियादी ढांचों को बेहतर करना। हाँ, ये बात तो सही है। दूसरी और तीसरी बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुसूची के संबंध में अगर बात करें, यानी शेड्यूल, तो ये 6th शेड्यूल की अगर बात करें तो 6th शेड्यूल में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये एक आदिवासी प्रमुख क्षेत्र हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। इनके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो 6th शेड्यूल में शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्वायत्त जिले, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की गई है वहाँ का प्रशासन करने के लिए, और उसके संबंध में जो प्रमुख शक्तियाँ दी गई हैं वो राज्यपाल को दी गई हैं, यानी गवर्नर को दी गई हैं, न को राष्ट्रपति की। इसलिए पहले लिखा गया कि राष्ट्रपति को केवल स्वायत्त जिलों को संगठित करने, ये राष्ट्रपति को नहीं, ये राज्यपाल अगर होता तो ये बात सही होती, इसलिए ये गलत हो जाता है। और जिला और क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रपति की सहमति से नहीं, ये जो प्रमुख कुछ नियम हैं, जैसे वहाँ की भूमि, वन, नहर के जल, स्थानांतरित खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह विच्छेदन से संबंधित सामाजिक रूढ़ियों इत्यादि विषयों पर नियम बनाने से संबंधित जो भी स्वीकृतियाँ होती हैं वो जो है राज्य के राज्यपाल लेते हैं। संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के संबंध में राज्यपाल जो अथॉरिटी होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, वहाँ पर राष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता, इसलिए ये भी बात गलत होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई एक सूखी हुई नदी, सुकापाइका नदी, निम्नलिखित में किस नदी की वितरिका है? ये जो है
महानदी की एक वितरिका है, यानी ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 कहता है कि कौन सा अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। पहला लिखा है धन शोधन निवारण अधिनियम, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये तो है। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भी है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ये भी है। तो तीनों बातें सही हैं। तो इसके संबंध में अगर देखा जाए तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्यों में तीनों अधिनियम प्रमुख हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज संस्था के संबंध में पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गया केरल पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य था। नहीं, ये केरल ना होकर के ये राजस्थान था। राजस्थान का नागौर जिला इसने जो है पंचायती राज की स्थापना की थी 2 अक्टूबर 1959 को। प्रधानमंत्री उसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है राजस्थान के बाद कौन सा राज्य था? वो था आंध्र प्रदेश। दूसरा लिखा है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। हाँ, ये बात तो सही है। इसमें त्रिस्तरीय में कौन कौन से थे? ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर क्या था? एक पंचायत समिति। और जिला स्तर पर एक जिला परिषद। ठीक है, तो केवल एक ही बात सही है, जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कृषि क्रांतियाँ दी गई हैं, उनसे संबंधित कौन से प्रोडक्ट है। ठीक है, बैगनी क्रांति, लेवेंडर, नहीं, ये बात तो गलत है। ठीक है, और दूसरा लिखा गया है कि भूरी क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन, उर्वरक के बात संबंध में ये बात सही है। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन, ये फूल लिखा गया है, ये फूल ना होकर के क्या क्या होगा? गुलाबी क्रांति में हो जाएगा झींगा। ठीक है, और एक हो जाएगा मेडिसिन यानी दवा, और एक हो जाएगी प्याज। ठीक है, इसके संबंध में ये बात सही होगी। गोल क्रांति नारियल ना होकर के गोल क्रांति में आ जाएगा आपका आलू। ठीक है, केवल 2 ही युग्म सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। यहाँ पर बंदरगाहों के प्रकार दिया गया है और उससे संबंधित उदाहरण दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ऑयल पोर्ट। ठीक है, ऑयल पोर्ट ट्यूनीशिया, ये बात सही है, ये ट्यूनीशिया में ही है। पोर्ट ऑफ कॉल कोपेनहेगन, बाल्टिक क्षेत्र के लिए, नहीं। पैकेट स्टेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, नहीं, ये भी गलत है। एंट्रे पोर्ट इंग्लैंड में डोवर, ये भी नहीं, ये गलत है। नौसेना बंदरगाह भारत में करवार बंदरगाह, ये सही है। तो पहला और पांचवा ही सही है केवल। ये पोर्ट ऑफ कॉल ऑफ कोपेनहेगन लिखा गया, ये बाल्टिक क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके संबंध में अगर होता होनोलुलु और सिंगापुर, इसके सबसे अच्छे उदाहरण है पोर्ट ऑफ कॉल के संबंध में, तब सही होता होनोलुलु और सिंगापुर। ठीक है, और पैकेट स्टेशन के संबंध में इंग्लैंड का डोवर जो क्षेत्र है, इंग्लैंड का डोवर रीजन जो होता है, अगर इसके संबंध में ये अगर होता तो ये सही होता। ठीक है, और एंट्रे पोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो ये सबसे प्रमुख क्षेत्र किस बारे में? बाल्टिक क्षेत्र, यूरोप, रॉटरडैम, कोपेनहेगन। ठीक है, तो उसके संबंध में ये होता सही अगर, तो ये ठीक होता। नौसेना बंदरगाह के बारे में आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी बातें सही? केवल पहला और पांचवा ही सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ग्राम न्यायालयों के संबंध में पूछा गया है। पहला लिखा गया यह फौजदारी और दीवानी न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। ये वार्षिक ना होकर के ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, इसलिए ये बात तो गलत हो जाती है। डिफेंस एक्सपो 2022 में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता की मेज़बानी करता है। ठीक है, ये बात सही है। वर्तमान में रक्षा विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 49% है। नहीं,
ये बढ़ा करके 74% कर दिया गया है, इसलिए ये बात तो गलत होती, केवल दूसरा ही ऑप्शन सही है। और एक चीज़ बताना, यहाँ पे हमें सही नहीं बताना था, तो ऑप्शन पहला और तीसरा ही गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मलक्का जलडर मुर्ग में मलक्का स्ट्रेक से संबंधित पूछा गया है। जो दो जल निकायों से संबंधित सवाल है, ये मैपिंग से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी, ये दो ही हैं जो मलक्का स्ट्रेट को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।